फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूँ प्राइसिंग के ऊपर। ठीक है, ये MCO 6 का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे भी आगे। तो बेसिकली हमें पता ही है भाई, एक प्रोडक्ट होता है, उसका हम एक प्राइस पे करते हैं, फिर उस प्रोडक्ट को परचेज़ कर लेते हैं। ठीक है। अब वो प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो कैसे डिटरमाइन करती है कंपनी, वो क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। ठीक है। अब फैक्टर्स को देखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जब कंपनी कोई प्राइस डिसाइड करती है कि भाई मुझे ये 100 रुपये का बेचना है, तो उसके पीछे उनका मकसद क्या होता है, उनका उद्देश्य क्या होता है। ठीक है। फर्स्ट टॉकिंग अबाउट द प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स। देखो, क्या बोला मैंने, हमें बुक से ही हुआ है, लिया हुआ है सारा का सारा, मैंने भी बुक से ही पढ़ा है। ठीक है। बस हमें जो बुक की बड़ी बड़ी लैंग्वेजेस है उसको नहीं याद करना, हमें केवल और केवल की पॉइंट्स को पकड़ना है, उसके बेसिस पे अपने आंसर को फ्रेम करना है। पहली चीज़, प्राइसिंग के ऑब्जेक्टिव्स कंपनी जब सोचती है तो वो 4 टाइप्स के हो सकते हैं: प्रॉफिट के रिगार्डिंग, सेल्स के रिगार्डिंग, कंपटीशन ओरिएंटेड एंड अदर ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है। पहले टॉक करते हैं प्रॉफिट ओरिएंटेड पे। प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। देखो, इसके अंदर क्या चीज़ आती है: करंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड अचीविंग डिजायर्ड ऑन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। भाई, कंपनी ये तो चाहेगी कि जो अपना प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज कर सके। समझ लो 100 रुपये की चीज़ का मेरा खर्चा बना, यार मैं ये सोचूं अगर इसको 101 रुपये में बेचूं, प्रॉफिट तो जब भी हो रहा है। 105 रुपये में बेचूं जब भी प्रॉफिट हो रहा है, और 200 रुपये में बेचूं जब भी प्रॉफिट हो रहा है। तो इनमें से कौन सा प्रॉफिट को मैं यूज़ करूं? अगर मैं 101 में बेचूंगा तो यार इतना प्रॉफिट जनरेट नहीं कर सकता मैं कि भाई मेरी कंपनी आगे लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव कर पाए। अगर मैं एक 200 रुपये करूँगा तो 200 रुपये भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कोई मेरा परचेज़ ही नहीं करेगा। अगर मैं उसके मिडल में कोई एक एवरेजली यूज़ करता हूँ, 150 रुपये समथिंग करता हूँ, 125 रुपये समथिंग करता हूँ, तो मे भी मेरा प्रोडक्ट सही तरीके से मार्केट में बिकेगा। ठीक है। कहने का मतलब ये है। फिर एक आता है अचीविंग डिजायर्ड ऑन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। भाई, जितना मैंने इन्वेस्टमेंट लगाई, जितना मैंने खर्चा लगाया, जितना मैंने रॉ मटेरियल्स लगाए, जितना मैंने एसेट्स लगाए, उसका मुझे रिटर्न कितना मिल रहा है। ठीक है। मैंने सोचा भाई मैंने 100 रुपये का खर्चा लगाया है, तो कम से कम यार 150 रुपये तो मिलना चाहिए, ये मेरा डिज़ायर्ड है। ठीक है। अब वो मिलता कितना है वो डिपेंड करता है बहुत सारी कंडीशंस के ऊपर, कि भाई जो कस्टमर्स है वो मेरा प्रोडक्ट को बाई करना चाहते हैं, क्या मेरी कोई मार्केट वैल्यू है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है। अब बात करते हैं सेल्स रिलेटेड की। भाई, सेल्स के लिए क्या होता है, एक एक छोटी सी बात होती है कि भाई जितनी ज़्यादा सेल होगी उतनी ज़्यादा हमारा प्रॉफिट होगा। ठीक है। ऑब्टेनिंग डिजायर्ड सेल्स वॉल्यूम। भाई मैंने कहा, भाई अगर मैं 500, मैंने कहा कि भाई एक हफ्ते में मुझे 500 यूनिट बेचने हैं। अगर मैं थोड़ा बहुत कम भी रखता हूँ ना प्राइस, तो मैं अगर 500 यूनिट बेचूंगा तो मैं अपना जो मेरा डिज़ायर्ड रिजल्ट होता है ना, डिज़ायर्ड आउटकम होगा, मैं उसके पास पहुँच जाऊँगा। मतलब कहने का मतलब, इसके अंदर जो कंपनी का माइंडसेट होता है वो सेल के ऊपर होता है। वो ये सोचता है कि मैं जितना से ज़्यादा सेल करूँगा अपना प्रोडक्ट, उतना ज़्यादा ज़्यादा मुझे प्रॉफिट होगा। ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, ये याद रखना, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये MCQ में भी कभी आपको मिल जाए आगे चल के, कि भाई सेल से रिलेटेड जब हम बात करती है कंपनी के, जब ऑब्जेक्टिव सेल्स रिलेटेड होता है, तो उसके अंदर वो अचीव करती है अपनी डिजायर्ड मार्केट शेयर। फिर उसके बाद आता है कंपटीशन ओरिएंटेड। ठीक है। अब इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर आता है 2 पॉइंट्स: सर्वाइवल और टू प्रिवेंट कंपटीशन। सर्वाइवल, सिंपल सी बात है भैया, परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं जब हम, सबको पता है। वैसे रियलिटी के अंदर देखा जाए तो परफेक्ट कंपटीशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। ठीक है। रियलिटी के सिनेरियो में हम मोनोपोलिस्टिक की बात करते हैं, वो रियल कंडीशन है। ठीक है। लेकिन आज के टाइम में सब लोगों के पास एक इनफ नॉलेज है कस्टमर के पास, कि भाई उसको क्या परचेज़ करना है क्या नहीं करना। अगर मैं अपने प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा हाई फ्रेम कर दूंगा तो मैं सर्वाइव ही नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे एक एक कंपटीशन से चलते हुए, अगर मेरे प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन है, जस्ट लाइक एप्पल, अगर आप एप्पल का देखोगे तो एप्पल के प्रोसेसर्स भी अपने खुद के होते हैं। ठीक है। सब कुछ खुद का होता है उनका, प्रोसेसर वगैरह ये सब चीज़ें। बाकी आप और फ़ोन देख लो, सब में स्नैपड्रैगन मिलेगा या किसी में मीडियाटेक का प्रोसेसर मिलेगा, जो कि यूजुअली एक अलग से एक कंपनी है जो कि प्रोसेसर बनाती है, वो सबको दे देती है, मतलब सब उनका परचेज करते हैं बेसिकली। अब सैमसंग वाले का भी अलग होता है। ठीक है। अब बाकी अपना माइक्रोमैक्स ले लो या कोई भी अपना MI का ले लो या अपना ओप्पो ले लो, सब में यही तरीके प्रोसेसर यूज़ होते हैं। तो मतलब डिफ्रेंशिएशन नहीं है, तो उनको सबको अपना प्राइसिंग एक दूसरे के आसपास रखना होता है गेम खेलने के लिए। ठीक है। और भाई कंपटीशन ओरिएंटेड में क्या होता है, टू प्रिवेंट कंपटीशन। भाई कंपटीशन से बचने के लिए भी करना होता है हमको। ठीक है। अब भाई इसमें क्या करेगी कंपटीशन से बचने के लिए,
भाई मेरा प्रोडक्ट अगर 50 रुपये का है, दूसरे का भी 50 का है, ठीक है। अगर मैं वही प्रोडक्ट अपना 100 रुपये का कर दूंगा, क्या वो मार्केट में बिक पाएगा? अगर सेम सेम टाइप का प्रोडक्ट होगा, मतलब ही नहीं बनता। वो 50 वाले लोग लेंगे, क्योंकि उनको पता है जब सेम वैल्यू सेम सेटिस्फैक्शन उनको मिल रही है 50 वाले में, तो वाई वाई शुड दे गो विद दी 100 रुपीज़ प्रोडक्ट, ठीक है। कहने का मतलब ये सिंपल सा बात है। तो यही था। अब अदर ऑब्जेक्टिव्स के अंदर क्या हुआ भैया? प्राइस स्टेबलाइजेशन एंड प्राइस लीडरशिप। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। अब ऐसा तो होता नहीं, आप खुद भी जनरली फील करोगे ये वाली चीज़ के बारे में। जैसे कि आप कभी भी शॉप पे जाते हो, 5 रुपये का बिस्कुट लेते हो या 10 रुपये का बिस्कुट लेते हो या कोई कोलियर लेते हो, पेप्सोडेंट लेते हो, कुछ भी लेते हो, तो उसका प्राइस अगर आपने आज लिया है तो 2 महीने बाद भी वही रहता है। मतलब कहने का जनरली मतलब ये है कि रेगुलर बेसिस पे आप वो प्रोडक्ट परचेस करते रहते हो, तो आपको पता है कि भाई ये 12 रुपये का आता है तो ये 12 रुपये का मिलेगा। कभी कभार आप 7-8 महीने, 10 महीने, 12 महीने बाद आपको लगता है कि यार प्रोडक्ट का प्राइस 1-2 रुपये बढ़ गया। वैसे जनरली ऐसा सीन करने को नहीं मिलता। जैसे पार्ले जी का बिस्कुट आज भी 5 रुपये का ही मिलता है, ठीक है। पहले कितने का मिलता है तो पता नहीं, लेकिन बहुत टाइम से तो इतने का ही मिल रहा है, कहने का मतलब, ठीक है। तो ये कंपनी का ये ऑब्जेक्टिव होता है कि जो वो चीज़ बेच रहे हैं उसको स्टेबलाइज करें। ऐसा नहीं कि उसको फ्लक्चुएट होते रहे प्राइस, कभी ज़्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है। वो एक प्राइस को स्टेबलाइज करना चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म के अंदर अगर हम इसी प्राइस के साथ बेचते हैं सामान को, तो वो लॉस में नहीं जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज़, प्राइस लीडरशिप। प्राइस लीडरशिप का मतलब क्या हुआ? प्राइस लीडरशिप का मतलब ये हुआ कि अगर 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 कंपनी अपना प्रोडक्ट महंगे रेट में बेचेगी जब भी लोग लेंगे, मतलब आपने स्कीमिंग प्राइसिंग का नाम सुना होगा, और मैंने वीडियो भी बना रखी है इसके ऊपर, बल्कि प्राइस मैथमेटिक्स के ऊपर। उसके अंदर क्या होता है, जैसे एप्पल होगी, एप्पल इंडिया के अंदर अपना सामान बेच रही है, ठीक है। एप्पल अपना फ़ोन बेच रही है, क्या वो अपना प्रोडक्ट को कम प्राइस करके बेच रही है? नहीं, वो महंगे में ही बेच रही है। इसको क्या बोलते हैं? प्राइस लीडरशिप। ये प्राइस लीडरशिप कैसे हो सकता है? जब तुम्हारी कोई गुडविल हो, तुम्हारी कोई ब्रांड की बहुत तगड़ी इमेज हो, ठीक है। अब ये तो भाई अपने थे कुछ ऑब्जेक्टिव्स। अब एक बात कर लेते हैं जल्दी से, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्राइस ऑब्जेक्टिव्स। क्या क्या फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं प्राइसिंग के ऑब्जेक्टिव्स को? बात करते हैं भैया, पहला, वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट एज परसीव्ड बाय द बायर। अब भाई कोई चीज़ कंपनी कहती है भाई मैं तो 10 रुपये में बेचूंगी। भाई तू 10 रुपये में बेचेगी, ठीक है। क्या वो बंदा जो कस्टमर है वो उसको 10 रुपये में परचेज करने रेडी रहेगा? क्या उसको वो सेटिस्फैक्शन मिल रही है वो 10 रुपये के हिसाब से? कहने का मतलब सिंपल सी बात है। अब जो हम अब एक एग्जांपल लगाते हैं, कोई भी छोटी सी चीज़ ले लो यार, कोई भी, हम 5 रुपये की चीज़ या 10 रुपये की चीज़ जो हमें मिलती थी, आज वो हमें 30 रुपये की मिलेगी। क्या हम लेना परचेस उसको पसंद करेंगे? नहीं, क्योंकि उसके सब्सिट्यूट्स भी बहुत सारे अवेलेबल हो जाएंगे उस टाइम। ऐसा तो है नहीं कि पार्ले जी ही 5 रुपये की कैटेगरी के अंदर आते हैं, और भी बिस्कुट आते हैं। अगर पार्ले जी 15 रुपये या 20 रुपये का हो जाएगा, कौन लेगा पार्ले जी को? नहीं लेगा। जब उसकी कैटेगरी में 5 या 10 रुपये के अंदर आते हैं, लोग उसको परचेस करने लगेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके प्रोडक्ट में दम है, क्वालिटी है, तो लोग उसको महंगे में भी परचेस करेंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट की जो वैल्यू होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ कभी भी आपका जो प्रोड्यूसर होता है वो डिटरमाइन नहीं करता, वो कस्टमर करते हैं, कस्टमर भी करते हैं, ठीक है। कि क्या प्रोडक्ट की हमें सेटिस्फैक्शन मिल रही है इतने रुपए में, अगर मिल रही है तो हम करेंगे परचेस उसको। अब जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ, सैमसंग के पहले फ़ोन आप देखते होंगे, जब ये माइक्रोमैक्स इस टाइप के फ़ोन आते थे, ठीक है। माइक्रोमैक्स आपको कम रुपए के अंदर बहुत अच्छे फीचर्स दे देता था एज़ कंपैरिजन टू दी सैमसंग। सैमसंग आपको बहुत ज़्यादा रुपए में वो फीचर देता था, मतलब प्रोसेसर उस लेवल का, ये सब चीज़ लेवल का। लेकिन सैमसंग एक ब्रांड नेम था। शुरू शुरू में तो लोग सैमसंग का फ़ोन परचेस करते थे, लेकिन बाद में जब उनको जो समझदार हुए लोग कि भाई इनको तो भाई सस्ते रुपए में जब अच्छी चीज़ मिल रही है, बेस्ट प्रोडक्ट मिल रहा है, तो वो ब्रांड के ऊपर क्यों जाए, ठीक है। तो उनको नॉलेज आई, तब इन चीज़ों को उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। और वही चीज़ आज के टाइम में भी देखी जाती है कि इंसान के पास अगर नॉलेज है ना, तो वो कोई भी चीज़ परचेस करता है तो पहले इसको देखता है, उसको ब्रांड से पहले ये देखता है कि उसके अंदर वो प्रोडक्ट के अंदर वो सेटिस्फैक्शन उसको मिल रही है कि नहीं मिल रही। अगर मिल रही है तो वो परचेस करेगा उसको वही प्राइस पे जो प्रोड्यूसर इसको दे रहा है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट की। भाई प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होगा? कोई भी फैक्टर प्रोडक्ट कॉस्ट से बढ़कर नहीं हो सकता, ठीक है। अब भाई मेरे को एक चीज़ बनाने में 100 रुपये लगे हैं, तो मैं 50 रुपये में, चाहे मेरे कस्टमर भी कहेगा मैं 50 रुपये में लूँगा, भाई क्यों ले लेगा? जब मेरे को तो लागत ही नहीं आई इतनी की, तो कॉस्ट ही नहीं आई मेरी इतनी, तो तू कैसे ले लेगा भाई? 50 रुपये में कैसे बेच दूँ? तो प्रोडक्ट की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा एक मेजर रोल प्ले करती है। फिर आती कंपटीशन की बारी। कंपटीशन भी अच्छी बात है, पेप्सोडेंट भी है सेगमेंट में, पतंजलि का भी है, कोलगेट भी है,
अब इनके 10-10 20-20 रुपए के पैकेट्स भी आते हैं। अब भाई अगर पतंजलि या सॉरी मैं कह रहा हूँ पेप्सोडेंट हो गया, कोलगेट हो गया, अगर पेप्सोडेंट वाला 50 रुपये में बेचे और कोलगेट वाला के 10 रुपये 20 रुपये 30 रुपये के अंदर वही सेम क्वांटिटी का प्रोडक्ट मिलेगा, तो लोग पेप्सोडेंट क्यों परचेस करेंगे? सिंपल सी बात, कंपटीशन। क्योंकि दोनों होमोजीनियस प्रोडक्ट है, सेम टाइप के प्रोडक्ट्स है, अलग अलग नहीं है। अब ये सिंपल सी बात है, कंपनी अलग है, नेम अलग है, बट जो वो सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं वो सेम लेवल की है। कहने का मतलब ये है। फिर आती है कंपनी की पॉलिसी क्या है। भाई कंपनी पॉलिसी यूज़ कर रही है, स्कीमिंग की कर रही है, पेनिट्रेशन कर रही है, कंपनी अभी नई इंट्रोड्यूस हुई है मार्केट में, बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। कंपनी की इमेज क्या है, गुडविल क्या है, वो क्या करना चाहती है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है लॉन्ग टर्म का, ठीक है, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। फिर आती है गवर्नमेंट के रेगुलेशंस क्या क्या है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट के रेगुलेशंस के बारे में। भाई देखो, टैक्स पे करना, गवर्नमेंट ने कितना, क्या इन्फ्लेशन चल रही है, क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज आ रही है, क्या बजट पॉलिसीज है, हैं। अगर आपके कोई प्लास्टिक का बिजनेस है या कोई स्टील का बिजनेस है तो उसमें कितना टैक्स लग रहा है, कितना इंपोर्ट ड्यूटी क्या है, ये सब भी इम्पैक्ट करती है ओवरऑल एक कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट की, ठीक है। फिर आते हैं अदर एलिमेंट्स ऑफ द मार्केटिंग। अदर एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग, आप अपने नाम तो सुना होगा भैया, EJ मैकार्थी ने एक बहुत अच्छा कंसेप्ट दिया P4 का, ठीक है, जिसको आगे चल के फिलिप कोटलर साहब जी ने फेमस किया। जो P4 है, प्राइस प्लेस प्रोडक्ट प्रमोशन, ये सारे के सारे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं एक प्रोडक्ट के प्राइस को। भाई ठीक है, प्राइस की बात करते हैं, प्राइस तो होता ही है, सिंपल सी बात है, जो हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है वो तो करता है इन्फ्लुएंस। फिर आता है प्रोडक्ट प्राइस प्लेस, आपको प्रोडक्ट, मेरी कंपनी महाराष्ट्र बेस्ड है, अगर मैं अपना प्रोडक्ट नेपाल या कहीं और या इंडिया के कोई और रीजन में पहुंचा रहा हूँ तो उसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा तो आएगा। तो कहने का मतलब ये जितने भी मार्केटिंग मिक्स है, जैसे P4 हो गया अपना प्राइस प्लेस प्रोडक्ट प्रमोशन, ये सारे के सारे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं इसको, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको वीडियो सही समझ में आई होगी जैसे मैंने समझाया है। बाकी इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, आप इसको जो उसके मेन पॉइंट्स हैं ना उसको एक दो बार लिखोगे, सिर्फ पॉइंट्स को लिखना है आपको, मतलब जो मैंने बताया आप एक बार वीडियो सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं है, इसका मतलब एक एक पॉइंट के बारे में 2-4 बार कॉपी में लिखो, आपको उसके ज़्यादा कुछ नहीं करना, मैं सही बता रहा हूँ। आप पेपर में आराम से लिख के आओगे, बहुत तगड़ा लिख के आओगे, ठीक है। आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, जो हम इस लेवल पे हैं, रटने का कुछ काम नहीं है, समझने का काम है, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।